आज हम लोग क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करेंगे जो कि लेसन 4 होगा। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 3 समाप्त कर लिया है। लेसन 4 को बहुत अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को लेसन 3 आना चाहिए। जो लोग लेसन 3 नहीं पढ़े हैं या बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, एक बार आप लेसन 3 रिवर्स कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर लेसन 4 को पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो जाएंगे। तो लेसन 4 को आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 हमारा है साड़ी डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, भूमिका जान लेते हैं। साड़ी का उपयोग, हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। साड़ी का उपयोग युगपत समीकरणों को हल करने में किया गया था, जबकि साड़ी को हल करने में इसका एक विशेष योगदान था। इसका उपयोग अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग बहुत से स्थानों पर हुआ था, इत्यादि स्थानों पर इसका उपयोग हुआ। हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेना है। और जो हम लोग साड़ी को यहाँ पढ़ेंगे 3x3 कोड तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से होती है। आगे चल के हम BSc MSc में इसके चल के अच्छे से बहुत अच्छे जानकारी लेंगे। तो ये इसके इंट्रोडक्शन भूमिका में था, जो हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लेना था। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब डिटरमिनेंट होता क्या चीज़ है? साड़ी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है सारणी। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट की डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एक ऐसा वर्गाकार साड़ी, साड़ी का एक ऐसा वर्गाकार रूप जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, जिसे हम लोग साड़ी कहते हैं। साड़ी जो हमारा होता है, आव्यूह को ही हम लोग साड़ी कह सकते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। आव्यूह जो होता है वो वर्गाकार होता है और आयताकार भी हो सकता है। आव्यूह जो हमारा होता है वो वर्गाकार और आयताकार दोनों रूपों में होता है, पर जो हमारा साड़िक होता है वो सिर्फ तो सिर्फ वर्गाकार के रूप में होता है। आव्यूह को हम लोग बड़े कोष्ठक में, उनके अवयवों को हम लोग बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, जबकि साड़ी का हम लोग माड के रूप में, मतलब दोनों तरफ लाइन खींच के इसके अंदर अवयव को लिख देते हैं। साड़ी का जो प्रतीक होता है वो इस तरीके का होता है, आव्यूह का जो प्रतीक होता है वो इस तरीके से होता है। आव्यूह के नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे साड़ी के क्रम और कोटि। साड़ी के पंक्तियों या स्तंभों की संख्या को, आव्यूह के पंक्तियों या स्तंभों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं साड़ी के साड़ी के क्रम और कोटि। साड़ी के क्रम और कोटि होते हैं, किसी भी साड़ी के पंक्तियों या स्तंभों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं साड़ी के क्रम या कोटि। जैसे कोई यहाँ पर मेरा कोई एक साड़ी दिया गया है, ऐसे 3 4 5 6 2 8 2 5 6। इसका जो क्रम और कोटि है वो कितने का है? 3x3 का। यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए 2 3 4 6। इसका जो क्रम और कोटि है वो कितने का है? 2x2 का है। तो किसी भी साड़ी के पंक्तियों या स्तंभों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं साड़ी का क्रम या कोटि। साड़ी का क्रम या कोटि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो ये है, हम लोग पॉइंट नंबर 4 जानेंगे।
संकेत, पॉइंट नंबर 4 जानेंगे, संकेत तथा प्रतीक, नोटेशन एंड सिंबल। संकेत तथा प्रतीक, हम इसके साड़ी के संकेत तथा प्रतीक को समझने के लिए दो चर दो युगपत समीकरण को लेते हैं, तीन चर और तीन युगपत समीकरण को लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके एक एक के बारे में जानते हैं, जिसमें से मेरा पहला है संकेत को जानने के लिए। देखिए हम लोग इसको मिटाते हैं, होता है संकेत और प्रतीक, नोटेशन एंड सिंबल। संकेत और प्रतीक को जानने के लिए हम लोगों को दो चर दो युगपत समीकरण को साड़ी के रूप में परिवर्तन करेंगे, तीन चर और तीन युगपत समीकरण को साड़ी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो आइए इसके दो पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट आता है दो चर तथा दो युगपत समीकरण को सारणिक रूप में। एक पॉइंट हम लोग ये जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे तीन चर और तीन युगपत समीकरण को सारणिक रूप में। इसमें जो हमारा समीकरण होता है वो इस तरीके से a11x a12y इज इक्वल टू b1, a21x a22y और b2। ये हमारे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये हमारे दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम लोग साड़ी के रूप में बदलेंगे। ये तीन चार समीकरण a11x a12y a13z b1, a21x a22y a23z और b2, और यहाँ से a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। एक बार हम इसको साड़ी के रूप में परिवर्तन करके आपको हल करके परिवर्तन करके दिखाते हैं, फिर एक बार इस समीकरण को दिखाएंगे। तो आइए एक एक हम लोग समझते हैं। देखिए इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे, निगमन। हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। दोनों समीकरण जो हमारे दिए गए हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, हम इसको बस सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में किसी भी बीच से हल कर लीजिए। बीच से पीछे वाले क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि हम समीकरणों को तीन तरीकों से हल कर सकते हैं, साड़ी के रूप से, विलोपन बीज से, प्रतिस्थापन बीज से। तो आप किसी भी बीज से इसको हल करके निकाल लीजिए। तो हम इसको विलोपन बीज से हल करते हैं। समीकरण 1 में y को बैलेंस करते हैं, y को बराबर करते हैं। तो y को बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 में a22 और समीकरण 2 में a12 से गुणा करने पर, यहाँ पर देखिए
A11x प्लस A22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा ये बन जाएंगे इंटू A22x प्लस A12 इंटू A22y इज इक्वल टू B1 इंटू A22। समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। अब समीकरण 2 में देखिए क्या मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो जाएंगे A12 इंटू A21x प्लस इसका देखिए A12 इंटू A22y इज इक्वल टू B2 इंटू A12। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसके नीचे आप एक लाइन खींच लीजिए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ये देखिए दोनों बैलेंस है, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे क्या बच जाएंगे। यहाँ से देखिए A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 x इक्वल टू यहाँ पर देखिए B1 इंटू A22 माइनस B2 इंटू A12। इसको पक्षांतर कर दीजिए। x इज इक्वल टू हमारा आ जाएंगे B1 इंटू A22 माइनस B2 इंटू A12 बटे यहाँ पर हमारा आ जाएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। यहाँ से सॉल्व होकर हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब इस x का मान हम लोग रख देंगे किसी भी समीकरण में, फर्स्ट सेकंड किसी में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इस x का मान यहाँ से उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर उठा इसको रखें, यहाँ पर आ जाएंगे A11 ब्रैकेट में, यहाँ पर हमारा आ जाएंगे B1 इंटू A22 माइनस B2 इंटू A12 भाई यहाँ पर हो जाएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 प्लस A12y इज इक्वल टू B। इसको पक्षांतर कर दीजिए। इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएंगे A1y इज इक्वल टू हमारे यहाँ से आ जाएंगे B1/1 लिख लीजिए और इसका देखिए मल्टीप्लाई में कर दीजिए A11 B1 इंटू A22 माइनस B2 इंटू A12 भाई यहाँ पर हमारा आ जाएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएंगे A12y इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे यहाँ से बन जाएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएंगे हमारा कितना B1 इंटू यहाँ से A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 माइनस A11 B1 इंटू A22 माइनस B2 इंटू A12। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएंगे A11 A22 इंटू B1 माइनस A12 इंटू A21 इंटू B1 माइनस यहाँ पर A11 B1 इंटू A22 माइनस 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 हो जाएंगे प्लस यहाँ पर A11 B2 इंटू A12 और बाई यहाँ पर हमारा बन जाएंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। यहाँ पर देखिए जो कट जाए उसको काट दीजिए आप। यहाँ पर देखिए A12 B1 ये देखिए A11 A22 B1 ये दोनों कट जाएंगे आपका। यहाँ पर A1y ये प्लस वाला पहले कर लीजिए और देन में देखिए यहाँ पर A12
A12 बाहर ले लीजिए, A12 बाहर ले लेंगे, हमारा बचेगा A11 B2 और माइनस A12 B1 A21 हो जाएंगे और पूरे बटे हमारा आ जाएंगे A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, ये दोनों तरफ काट दीजिए। y इक्वल टू हमारा आ जाएंगे A11 B2 माइनस A21 इंटू B1 बाई यहाँ पर हो जाएंगे A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, ये हमारा निकल के आ जाएंगे y का मान। यहाँ पर देखिए x का मान, ये y का मान, x के मान में A11 इंटू A22, A12 इंटू A21, A11 A22 और देखिए इसका भी हल, इसका भी हल, दोनों बराबर है। सादिक का मान ज्ञात करने के लिए या फिर x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसका मान अगर शून्य नहीं होता है, अगर इसका मान शून्य नहीं होता तो उससे हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। और सादिक का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसी का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, वही होता है सादिक का मान, वही हमारा ज्ञात हो जाता है सादिक का मान। देखिए x और y का, x और y का मान ज्ञात करने के लिए A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। x और y का मान ज्ञात करने के लिए A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और इसके बाद समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें A11 इंटू A21 माइनस A12 इंटू A21 नॉट इक्वल टू 0 सारणिक का मान होता है, सारणिक का मान होता है। तो इस तरीके से हमारा दो चर दो युगपत समीकरण के रूप में अभी नहीं किए हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं, पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। दो चर तथा दो युगपत समीकरण को सारणिक के रूप में हम इसको अभी आपको हल करके दिखाए थे। अब इसको हम लोग सारणिक के रूप में आपको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। सारणिक के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, सारणिक के रूप में, ठीक है। सारणिक के रूप में इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सारणिक का चिन्ह बनाएंगे, x वाले को x के क्रम में, y वाले को y के क्रम में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए A11 A21 A12 A22 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर वही रूप आ जाएंगे जो अभी हम लोगों ने पीछे हल किए हैं। देखिए इसका जब आप क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए A11 इंटू A22 माइनस यहाँ पर A12 इंटू A21 नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। जो कि अभी हम लोगों ने जो x और y का मान ज्ञात किए थे उसमें
ये चीज था, नॉट इक्वल टू 0 बताया गया। जो नॉट इक्वल टू 0 का मान आता है वो साड़ी का मान होता है, ऐसा भी बताया गया। हम इसको डिटरमिनेंट है तो इस नाते इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। डी इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये होता है साड़ी का मान। सारणी का मान हम जो समीकरण दिया रहेगा या साड़ी ग्रुप में ऑलरेडी रहेगा उसको इस तरीके से विस्तार कर लेंगे। विस्तार करने पर जो प्राप्त होता है हल करने पर वो हमारा साड़ी का मान होता है। इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे साड़ी कुछ भी ले लीजिए, 8 2 6 5 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसका मान हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व में यहाँ से हमारा आ जाएंगे, जैसे साड़ी की हो गया 8 2 6 5, इसको d इज इक्वल टू लिख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, आपको बताया गया अभी, -2 गुणे 6। यहाँ पर d इज इक्वल टू 8 5 हो जाएंगे 14 माइनस 6 2 हो जाएंगे 12। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएंगे 28, ये आ जाएंगे d का मान। इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे साड़ी यहाँ पर दे दिया जाए cos x sin x माइनस sin x cos x का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए cos x sin x माइनस sin x और cos x। देखिए d इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे cos x इंटू cos x माइनस sin x माइनस sin x। यहाँ पर देखिए cos में cos का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर x, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे sin स्क्वायर x। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो ये हमारा d का मान आ गया, d इज इक्वल टू 1। तो अगर दो गुणे दो कोट का या दो साड़ी का, ऐसे टू कोट का अगर हमारा कोई साड़ी दिया गया है तो उसको सॉल्व करके आंसर को लाया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए दो चर वाले दो युगपत समीकरण के रूप में, युगपत समीकरण के रूप में ये प्रदर्शित कर दिया। आपको मैंने एक बार हल करके दिखाया कैसे इसका मान ज्ञात होता है साड़ी का। तो जो उसका हर होता है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है वही साड़ी का मान होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। आप इसको अच्छे से नोट करिए। फिर 3 चर और 3 युगपत समीकरण को रूप में बदलते हैं। तो 2 का हो गया। आइए हम लोग 3 का समझते हैं। 3 चर और 3 युगपत समीकरण को साड़ी के रूप में। तो इसको हम आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, जैसे अभी दो चर वाले को हल करके दिखाए थे। तो हम इसको आपको साड़ी के रूप में बदलना सिखा दे रहे हैं। हमें बदलना ही जानना है, वो तो एक आपको समझने के लिए ऐसा कर दिए कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सारणी के रूप में, इसको साड़ी के रूप में बदलने के लिए मैंने बनाया एकदम सेम फोटोकॉपी होगा। आप साड़ी का चिन्ह बनाइए। x वाले को एक क्रम में लिखिए, A11 A21 A31, और y वाले को एक क्रम में A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये हमारा साड़ी ग्रुप में हो जाएंगे। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं साड़ी का विस्तार। साड़ी का विस्तार देखिए साड़ी का विस्तार कैसे करते हैं।
साड़ी का विस्तार करने के लिए देखिए यहाँ पर अभी आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया गया था कि किस तरीके से साड़ी का विस्तार किया जाता है। तो मैट्रिक्स के ही फोटोकॉपी में होगा यहाँ पर। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। मैट्रिक्स में आपको बताया गया था इसका विस्तार करने के लिए यहाँ पर जैसे d = आप लिख लीजिए, क्योंकि डिटरमिनेंट का मान हम लोग वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ज्ञात करने के लिए -1 की पावर आपको बताया गया था, जो पद जिसका एलिमेंट्स रहता है घात पर हम लोग जोड़ देते हैं और उस एलिमेंट्स को लिख लेते हैं A11। फिर उसका उपसाडिक ले लेंगे। उपसाडिक में जैसे इस वाले एलिमेंट्स को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हमारा यहाँ से A22, A23, A32, A33 हो जाएंगे। यहाँ पर फिर हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आप चाहे इस वाले कॉलम को लेकर हल करिए, चाहे इसको हल करिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लेते हैं यहाँ पर कर लीजिए आप -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ A12। अब इसका उपसाडिक देखिए, इस रो और इस कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा हमें। इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएंगे। यहाँ से आ जाएंगे A21, A31, यहाँ से हो जाएंगे A23, A33 प्लस। अब देखिए यह ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे A-1 की पावर कितना 1 + 3 और इस रो और इस कॉलम को क्लोज करेंगे तो हमारा हो जाएंगे A21, A31, यहाँ पर हो जाएंगे A22 और यहाँ से A32। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे A13। इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसका देखिए 1 + 1 2, -1 को वर्क करेंगे तो प्लस ही में होगा। तो D आप लिख सकते हैं A11 डायरेक्ट। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान देना है गलती ना होने पाए। A22, A32, A23, A33। इसका देखिए 3 है, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। तीसरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 ऐसे मॉड में। यहाँ पर आ जाएंगे A21, A31, A23, A3, यहाँ पर A33। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस A13, यहाँ पर हो जाएंगे A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो इससे लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए। आगे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे D = A11 और इसका देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है A22 × A33 माइनस A32 × A23 माइनस A12। इसका मल्टीप्लाई करिए A21 × A33 माइनस A31 × A23 प्लस A13 और यहाँ पर हो जाएंगे A21 × A32 माइनस A31 × A22। तो इस तरीके से साड़ी का मान अगर 3/4 का डिटरमिनेंट होता है तो हम इस तरीके से साड़ी का विस्तार करके मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये होता है साड़ी का रूप, ये साड़ी का विस्तार। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आप लिख कर उसको हल कर दीजिए। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सारणी 2 3 4 5 6 2 8 2 5 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो इसको एक सॉल्व करके हम लोग चेक करते हैं, मतलब मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इसको मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व में देखिए क्या होगा। यहाँ पर एक बार साड़ी को आप नोट कर लीजिए। 2 3 4 5 6 2
8 2 5। एक बार हम पूरा विस्तार से बताते हैं, फिर एक एग्जांपल हम शॉर्ट में बता देते हैं, दोनों आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करने के लिए d इज इक्वल टू हमारा जानते हैं -1 होता है, और ये पहला 1 + 1, क्योंकि पहला एलिमेंट्स 1 1 का है, और फिर इसको साइड करेंगे, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो मेरे पास 6 2 2 और 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस -1 की पावर, ये हम लेते हैं 1 1 + 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका 5, अब देखिए 5 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये रो और कॉलम क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएंगे 3 4 और 2 5, प्लस यहाँ -1 की पावर, अब ये देखिए 1 3 है, 1 + 3, और यहाँ पर आ जाएंगे 8। अब इसका देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज कर दीजिए, यहाँ से हो जाएंगे 3, ये 4 और ये 6 और ये 2। आगे देखिए -1 1 + 1 2, इसका मतलब आ जाएंगे 2। इसको सॉल्व करिए, 5 6 जा 30, 2 2 जा 4। यहाँ पर देखिए 1 + 2 है, तो -1 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे। इसका देखिए 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8। यहाँ पर देखिए 1 + 3 4 -1 प्लस कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 माइनस कितना आ जाएंगे 24। आगे देखिए यहाँ पर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 2 और इसका हो जाएंगे 26, -5 इसका हो जाएंगे कितना 7, प्लस 8 इसका देखिए यहाँ से हो जाएंगे -18। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 26 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, -7 में 5 का करेंगे तो 35, माइनस यहाँ पर देखिए 8 का 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 हो जाएंगे 64, 8 1 जा 8 है और 6 मतलब कितना आ जाएंगे 40। अब इसको आप ऐड करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 9 4 और 3 हो जाएंगे 7 और ये 1 हो जाएंगे माइनस। यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू 9 में से 2 जाएंगे तो 7, यहाँ पर हो जाएंगे 2 और इसका मान हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे नेगेटिव। ये आ जाएंगे d का मान, ये आ जाएंगे हमारे d का मान। इस तरीके से 3 कोड को साडिक में बदलना, साडिक का विस्तार करना, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर। तो जितने भी क्वेश्चन पहले प्रश्नावली में दिए गए हैं वो इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज हल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट में आप लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बता देंगे। थैंक यू फॉर